News reviews: Gaza-Israel force action and Hezbollah infiltration. तब यहाँ के एक अस्पताल के बाहर जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जमाल अल दुर्रा को सिर्फ पूरा गाजा ही नहीं जानता, वो गाजा पर सबसे भयानक हमलों के ऐसे गवाह हैं जिसके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। 23 वर्ष पहले इस शख्स का एक और वीडियो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था। एक तरफ जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मैयत के पास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ष 2000 में वो अपने बच्चों को इजराइल की गोलीबारी से बचाने की कोशिश करते रहे। आज इजराइल की बमबारी में जमाल के 2 भाई खत्म हो गए। 23 वर्ष पहले इजराइल की सेना की गोलीबारी में उन्होंने अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद दुर्रा को खोया था। तब गाजा पर इजराइल की सेना का कब्जा था। दक्षिण गाजा की सलादीन रोड पर गोलीबारी के बीच वो बेटे के साथ फंस गए थे। जमाल एक दीवार के किनारे आड़ लेते हुए इजराइल की सेना को फायरिंग करने से रोकते रहे। उनका बेटा उनसे सता हुआ था और फिर गोली उनके बेटे को आकर लगती है। वो फौरन दम तोड़ देता है। जमाल अल दुर्रा जिंदा थे, लेकिन अपने सामने बेटे को आखिरी सांसें लेते देखकर वो भी अंदर से खत्म हो चुके थे। आज इजराइल की बमबारी के बीच जमाल ने अपने 2 भाइयों को खो दिया है। ويرحم جميع شهدائنا وربنا يصبرنا। इजराइल की बमबारी झेल रहे गाजा से सबसे डराने वाली खबर यह है कि जो 2500 से ज्यादा मौत हुई थी, उनमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। इन हमलों में मरने वाले बच्चों की तादाद 1000 पार कर चुकी है। इसमें करीब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम थी। इतने जनाजे रुख साफ क्या है? गाजा की सुरक्षा के लिए इजराइल को रोकना जरूरी है। खुलकर समर्थन करता हुआ और खुली धमकी चेतावनी इजराइल को देता हुआ नजर आया है ईरान। और देखिए एक और बड़ी खबर है ईरान से ही जुड़ी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान की एक और धमकी सामने आई है। आने वाले घंटों में इजराइल पर हमले की चेतावनी दे दी है उन्होंने। अपनी रक्षा के लिए इस्लामी गुट हमले कर सकते हैं, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स इजराइल को गाजा में मनमानी नहीं करने देगी, ये कहा गया है ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। यानी एक तरह से वो चेता रहे हैं कि अगर आप गाजा पट्टी पर इस तरह से हमले जारी रखेंगे तो फिलिस्तीन की रेजिस्टेंस फोर्स इसका करारा जवाब देगी। तो ईरानी विदेश मंत्री के इस बयान से एक बात तो साफ है कि गाजा पट्टी का इलाका बेशक छोटा हो, लेकिन वो इस युद्ध में अकेले नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। लेबनान बॉर्डर पर 4 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है इजरायली फोर्स ने। इजरायली सेना ने 4 को मार गिराया है। इजराइल में ये तमाम लोग लेबनान बॉर्डर के जरिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्नाइपर्स ने इनको टारगेट किया और टारगेट करके ढेर कर दिया। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजा में इजराइल ने एक बार फिर से बम बरसाए हैं। हमले की ताजा तस्वीरें सामने आई। हमले की यह तस्वीर अभी कुछ देर पहले की है, जिसमें गाजा के इलाके को पहले खाली करने की धमकी दी थी इजराइल ने, और उसके बाद वो मियाद खत्म हुई तो युद्ध के 11वें दिन इस तरह से बड़े हमले किए गए हैं। और तस्वीरों में देखिए कितना घनी आबादी वाला इलाका, और उसमें रॉकेट से अटैक किया गया है, ऊपर से बम बरसाए गए हैं, एयर स्ट्राइक जिसे कहा जा रहा है। और इसके बाद पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। बड़ी क्षति और बड़ी हानि इस हमले में होने की आशंका है। बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल्स सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। Welcome to the Raptor News channel. Israel's greatest test has begun.
The world's largest organization, which intelligence units have been monitoring in recent days, has officially sprung into action. Following this, the Israeli Ministry of Defense and the Israeli Army jointly announced the commencement of an emergency evacuation operation. 28 towns have officially started to be evacuated as quickly as possible. The Israeli Army's activity in the north has significantly increased. The reason for this is the movement of the most powerful non-state organization in the world. The mega attack units of the Hezbollah terrorist organization have officially started moving north towards Israel. In fact, the organization's units first arrived at Metula, the most critical town on the border. After the motion sensors at the headquarters of Israel's borders sounded the alarm, the soldiers at the headquarters launched flares into the sky. Members of the Hezbollah organization conducting a major infiltration operation in the region then opened intense fire towards the headquarters after the flares were launched. The units attacking the Israeli headquarters with machine guns were met with resistance from the soldiers at the headquarters. Meanwhile, artillery units near the area directly started targeting the positions taken by the organization. As the clashes intensified to the east of the town, another group from the north initiated an attack. The infiltration attempt from the town's north was successfully thwarted by Israeli soldiers, and the artillery units stopped the attacks initiated by Hezbollah from the west. Due to the constant conflicts in the region, the army was mobilized to evacuate the local population. With the extensive measures taken for the evacuation of the town, the attacks by Hezbollah forces began to intensify continuously. As a result of Israeli tanks targeting the positions of the attacking organization, Hezbollah suffered significant losses. The fact that the organization couldn't overcome Israeli tanks led them to constantly launch attacks with guided anti-tank missiles. Consequently, the Israeli army moved the tanks to wooded areas behind the region to protect them. The wooded areas provided a natural cover, somewhat slowing down the anti-tank missile attacks. With Israel's unmanned aerial vehicles monitoring the area using thermal cameras, they successfully kept the mega organization group away from the town of Metula. However, there is a larger issue at hand. It is known that Hezbollah has at least more than 100,000 members and a significant number of missiles. Given the organization's constant attacks in the region, it has become clear that they are preparing for a large-scale assault. In light of this situation, the Israeli Ministry of Defense has started reinforcing its army stationed at the northern border. The Israeli General Staff announced the deployment of reserve units to the north, and preparations for an all-encompassing war in the region have been accelerated. The Lebanese government, on the other hand, has stated that it would be foolish for their country to enter into a war. However, ये अनाउंस करेंगे। इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिन से जंग जारी है। इस खूनी जंग में हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इजराइल हमास जंग में 4200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इस बीच दुनिया के तमाम बड़े नेता भी सक्रिय हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। बाइडेन और पुतिन को अपने खेमे में शामिल करने के लिए नेतन्याहू दिन रात एक कर रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए हैं। पुतिन का ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ है। पुतिन वैसे तो चीन में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, लेकिन चीन दौरे पर जिनपिंग से मुलाकात में कई अहम बातें भी हो सकती हैं। पुतिन अमेरिका को घेरने की रणनीति बना सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद अमेरिका के खिलाफ रूस चीन की साझेदारी को मजबूत करना है। दरअसल पुतिन ने हेग की अदालत के वारंट जारी करने के बाद इंटरनेशनल सीमा को पार नहीं किया है। ऐसे में ये पुतिन की पहली विदेश यात्रा है। सूत्रों की माने तो पुतिन उन्हीं देशों में जाना पसंद करते हैं जहां उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, और चीन उन देशों में से एक है।
पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। अमेरिका चीन को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है, साथ ही रूस को वो अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। चीन और रूस को भी ये बात मालूम है। यही वजह है कि दोनों ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने का फैसला किया है ताकि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ जा सके। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान भी रिश्तों को मजबूत करना ही प्रमुख मकसद होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने जिनपिंग को सच्चा दोस्त बताया है। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन ने रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की निंदा भी की है। साफ है कि दोनों देशों का झुकाव एक दूसरे की तरफ है। विदेशी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले एक दशक में जिनपिंग ने पुतिन के साथ मिलकर दुनिया का सबसे ताकतवर अघोषित गठबंधन बनाया है। अमेरिका को भी ये बात समझनी होगी कि उसका एक उभरता हुआ प्रतिद्वंदी और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु बमों का मालिक देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो उसके खिलाफ खड़े होंगे। पुतिन चीन का दौरा ऐसे समय में कर रहे हैं जब उनकी यूक्रेन के साथ जंग जारी है। इस दौर में रूस को चीन का पूरा साथ मिला है। वहीं रूस, चीन और उत्तर कोरिया